अपराधी देश के कोढ़ और कलंक हैं। भारत जैसे देश में उनका रहना किसी भी तरह से शुभ नहीं है। कुछ ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो कहर बन करके ऐसे अपराधी, तस्कर, माफिया, मवाली और गुंडों पर टूट पड़ते थे और बड़े बड़े अधिकारी शासन तक उनको नहीं रोकता था। आज हम ऐसे ही एक अधिकारी से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिसने अतीक अहमद को दबोच लिया था। परिस्थितियां अनुकूल नहीं थी, उसके बाद भी साहसपूर्ण पहल करते हुए उन्होंने अतीक को आवाज से दबोचा था, एक बड़ी कार्रवाई किया था। आज हम एक ऐसे ही अधिकारी के पास हैं जिससे हम मिलवाने जा रहे हैं और बड़ा आनंद आएगा दोस्तों इस वीडियो में। ऐसे लोग अभिनंदन के पात्र हैं लेकिन भुला दिए जाते हैं। मैं उनसे मिलवाता हूं और बात करता हूं। नमस्कार। नमस्कार। आप हैं श्री धीरेन्द्र नाथ राय। हमारे यहाँ कभी सादियाबाद में थानाध्यक्ष हुआ करते थे। जहां जहां रहे, गाजीपुर से लेके मिर्जापुर, सोनभद्र और जहां जहां रहे, इन्होंने ऐसे लोगों पर हाथ डाला जिससे पुलिस बचती थी। अतीक अहमद पर भी हाथ डाला और सफलता प्राप्त हुई। कैसे सफलता प्राप्त होती थी? उन दिनों इंटरनेट का युग नहीं था, सर्विलांस का युग नहीं था, लेकिन उसके बाद भी कैसे किया, मैं बात करता हूं। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। आज इस भेष में है पूजा पाठ और कभी कभी लोग कहते हैं कि बड़े लोगों को मारते हैं पुलिस वाले, बाद में पूजा पाठ में और प्रायश्चित करने लगते हैं। कुछ ऐसा ही है क्या आपके साथ? ऐसा कुछ नहीं है। शुरू से ही मैं ईश्वर आस्थी रहा, सेवा में भी था तो भी ईश्वर से आस्था थी जी। और रिटायर होने के पहले ही मैं सेवा में ही था, तभी मैंने दीक्षा ले ली थी। अच्छा। और हमारे गुरु हैं, उनके माने चरणों में रह के भगवान का भजन करता हूँ और अपना कर्म करता हूँ। जी, आपने वह कर्म भी किया जब लोग हाथ डालने से कतराते थे। और अतीक अहमद आज साबरमती जेल में है और लगातार चर्चा में बना हुआ है और गैंगवार था, बहुत अकूत संपत्ति अर्जित किया, बड़े बड़े अपराध कारित किए और आज उन्मूलन की तरफ यह काम चल रहा है। कैसे आपने किया, वह कौन सा समय था और क्या था मामला? ये वर्ष 95-96 था। मैं इलाहाबाद जनपद में निरीक्षक पद पे नियुक्त था जी। और मुझे लगता है कि कुल 3 या 3.5 महीने का मेरा टेन्योर था सिविल पुलिस का, जिसमें 2 थानों में मैं रहा, कर्नलगंज और कोतवाली जी। हमें लगता है कि कोतवाली के दौरान ही, कोतवाली नियुक्ति के दौरान ही जी। एक दिन एक अशोक साहू नामक व्यक्ति की हत्या हुई। जी। मामला ये था कि अशोक साहू और अतीक के छोटे भाई अशरफ जी, ये दोनों रोड पे गाड़ी से अपने जा रहे थे और ओवरटेक या पास लेने की बात को लेके कुछ रोड पे कहा सुनी हुई, बातचीत हुई। जी। इसके बाद वो विसर्जन हो गया। लेकिन जब अशोक साहू को ये पता लगा कि ये अतीक के भाई हैं तो अतीक के घर वो माफी मांगने गए, डर के मारे। और उन्होंने माफी मांगने अतीक जी से कहा कि भाई अतीक जी, मैं मुझसे गलती हो गई, मैं नहीं जानता था और हमें क्षमा कर दीजिए। उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अतीक ने कहा कि आपने काम तो अच्छा नहीं किया, लेकिन ठीक है, जाइए। उसी के एक, बस इतनी सी बात को लेके 1 या 2 दिन बाद इलाहाबाद के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में गोलियों से अशोक साहू भून दिए गए। जी। उस समय इलाहाबाद जनपद के एसएसपी श्री रजनीकांत मिश्र थे। जी। अच्छे पुलिस अधिकारी थे, प्रोफेशनल थे। जी। एसपी सिटी श्री अभय कुमार प्रसाद थे, वो अभी सेवा में है, मुझे लगता है एडीजी होंगे वो। जी। और एक लालजी शुक्ला जी थे, वो रूरल एसपी का काम देखते थे। ये सब अधिकारी थे, सारे लोग, वरिष्ठ अधिकारी लोग आए, क्योंकि एक संवेदनशील मामला था। जी। तो वहां पहुंचने पे पता लगा सब। अच्छा, दिन दहाड़े हत्या? हाँ, ये पता लगा, गोली मार के ये पता लगा कि ये अशरफ ने ही मारा है, ये मालूम हो गया। जी। लेकिन अब घर के लोग कांप रहे थे, हिल रहे थे अतीक के नाम पर, माने सब लोग डरते थे, घबराते थे। जी। बहरहाल पुलिस के प्रयासों से, पुलिस के पर विश्वास करके उन लोगों ने एफआईआर लिखा दी और उसमें अशरफ को नामित किया, जो सही घटना थी। पुलिस अपना कार्य शुरू कर दी। इसी बीच जब पुलिस ने थोड़ा प्रेशर बनाना शुरू किया तो वो तफ्तीश सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गई, माना।
या तो शासन स्तर से ही होता है। जी, स्टेट लेवल से। तो सर उस जमाने में डीजी को भी अधिकार था, लेकिन शासन स्तर से ही होता था और सामान्य परिस्थितियों में इस तरह ट्रांसफर होता भी नहीं माने, तो वो पुलिस अपना काम कर रही अच्छा थी। सर, क्या इसको जैसे लटकाया जाए, टाला जाए, पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नेचुरली वो जो देखिए ना, एक्सपर्ट एजेंसी होती है तो वो अपने हिसाब से विवेचना करती है, उसमें समय लगता है, तो उस समय का लाभ जो प्रभावशाली लोग हैं उठा लेते हैं, चाहे वो शिकायत करने वाले हों और चाहे जिसके विरुद्ध शिकायत हो, ये है उसका मतलब। तो सीबीसीआईडी को ट्रांसफर हो गई इन्वेस्टिगेशन। संयोग से उसी समय मेरा ट्रांसफर भी सीबीसीआईडी को हुआ, वो भी राजनीतिक कारणों से ही हुआ। कुल मिला के 3.5 महीने में मैं 2 थानों पर वहाँ इंस्पेक्टर था। वही मुझे लगता है कि निरीक्षक पद पर मैं सिविल पुलिस में रहा हूँ। पोस्टिंग तो तमाम जगहों पर हुई, लेकिन मैंने जानबूझ के उसे रिफ्यूज किया और मैं विंग्स में ही मैंने ज्यादा काम किया। तो एसएसपी साहब ने उस समय के डीजी सीआईडी थे श्री एच राव, हरिदास राव शायद उनका नाम था, उनसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से रिक्वेस्ट किया रजनीकांत मिश्र जी ने कि धीरेन्द्र राय को इलाहाबाद सेक्टर में पोस्ट कर दें और इस इन्वेस्टिगेशन को धीरेन्द्र राय को ही दे दें। ऐसा हुआ, मैं वहां गया, मुझे इलाहाबाद सेक्टर की पोस्टिंग मिल गई। यद्यपि मैं बनारस में मेरी रुचि थी, क्योंकि बनारस में मेरी माता और परिवार रहते थे, तो मैं चाहता था कि बनारस सीआईडी में हो जाता तो मेरे ठीक था। लेकिन अब एक ऐसी बात थी कि एसएसपी साहब ने मुझसे भी कहा और मुझे भी लगा कि नहीं ठीक है, मेरे पर विश्वास है तो करते हैं। तो मेरी वहाँ पोस्टिंग हो गई सीआईडी में और वो सेक्टर में इन्वेस्टिगेशन आई और इन्वेस्टिगेशन हमको मिल गई। मैं इन्वेस्टिगेशन करने लगा। तो पहले इन्होंने प्रयास किया, काफी जो कांटेक्ट थे लोगों से इधर उधर से अपना प्रयास किया, तो इनको ये नहीं था कि मैंने, वो तो भाई के मुलजिम था तो अपने भाई को बचाने का ही प्रयास कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन जब मैं करने लगा तो पता लगा कि बनारस में, तब बनारस डिस्ट्रिक्ट था, चंदौली थाना था, अब तो चंदौली जिला हो गया। वहाँ एक इंस्पेक्टर थे मंसूर अहमद काजी, जो वहीं के माने हम, वो सही बात तो ये थी कि वो मेरे सत्र के उप निरीक्षक थे, माने वो वहीं चकिया या वहीं कहीं के रहने वाले थे। माने अतीक से उनका खूब अच्छा एसोसिएशन था, इसलिए कि अतीक उनके ट्रांसफर पोस्टिंग्स वगैरह भी कराता था। इस बात का साक्ष्य मैं विवेचना में ले आया था। अच्छा। जी, डीजी ऑफिस से सब अभिलेख वगैरह कलेक्ट करके कि इनकी चिट्ठी और ये वो इनके राजनीतिक प्रभाव से। तो उन दिनों ये मोबाइल फोन का युग नहीं था, लेकिन ये हुआ ये कि यहाँ एफआईआर घटना के समय जब हुई तो घटना के समय से कुछ पूर्व ही उस अशरफ को वहां पर आर्म्स एक्ट में अवैध पिस्टल में, कंट्री मेड पिस्टल जिसको कट्टा बोलते हैं, उसमें बंद कर दिया गया था। जैसे यहाँ माली हत्या हुई और उसके पूर्व से ही वहां बंद था वो। अच्छा। ये कर दिया था। तो अब जब ये बात पता लगी तो अब एक दृढ़ बचाव था उनके लिए कि भाई पुलिस ने पकड़ा है, कट्टे की रिकवरी पहले से ही पकड़ा है तो अपराध कैसे करेगा। फिर मैं मैंने किया, इन्वेस्टिगेशन से एस्टेब्लिश किया। वहां जाके वहाँ पीसीओ इत्यादि थे, तो पीसीओ से इनका टेलीफोन होना, अतीक को ये सब चीजें रिकॉर्ड में सब मिली मैंने। तो उसने बताया पीसीओ वाले ने कि साहब वो इंस्पेक्टर साहब ही फोन करते थे आके, ऐसे उनका फोन है, चूंकि छोटी जगह थी उस समय वहां, जब तो चंदौली हेडक्वार्टर बन गया ये सब चीजें मिली। और ये जाके मेस में खाना खाया था, तो इंस्पेक्टर साहब अकेले रहते थे, तो मेस के भी रिकॉर्ड से पता लग गया कि लोगों ने खाया हुआ। बहरहाल इन्होंने एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल से वो उसको कट्टे में बंद कराया और बताया भी नहीं कि अतीक का भाई है। हाँ, वो अपना बंद करा दिया। बाद में फिर मैंने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने सही बात हमसे बता दिया। सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल ने सही बात ये साहब कि हमने कोई बरामदगी नहीं की है। तो फिर हमने फिर कंस्पिरेसी में उनको भी मुलजिम बनाया, इंस्पेक्टर साहब को, जो कि स्वयं नहीं थे वो, मतलब हाँ लिखा पढ़ी में नहीं थे अपने, वो जीडी से बाहर थे, लेकिन उनको और अतीक को कंस्पिरेसी का मुलजिम बनाया। इसके बाद हम लोग ने सोचा कि अतीक को ही पहले पकड़ा जाए, इसलिए जो कुछ हो रहा है अतीक के कारण हो रहा है। और अतीक ही बड़े हैं, माफिया हैं और राजनीतिक से हैं, और राजनीतिक जो माफिया और क्रिमिनल और वो जो है वो मेस जो है वो वही हैं, तो इनको ही पकड़ा जाए। एसएसपी साहब से बातचीत हो गई, हमारी पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई, जो सीबीसीआईडी की जो माने विधिक औपचारिकताएं होती हैं पूर्ण करके और गिरफ्तारी की तैयारी हम लोगों ने किया। तो एसएसपी साहब से मेरी बात हुई, चूंकि मैं जनपद पुलिस में ही रहा तो उनके कॉन्फिडेंस में था और हमारे डायरेक्ट उनसे होती थी बातचीत। हमने उनसे कहा कि साहब ये इनकी गिरफ्तारी के लिए बहुत तैयारियां होती हैं, पुलिस लाइन्स में भीड़ भाड़ से इकट्ठा होती है, फोर्स बुलाया जाता है और तब तक कोई ना कोई कम्युनिकेशन हो जाता है।
मतलब उसी से सूचना मिल जाती है, खबर मिल जाती है साहब, वो ये बुलाओ 10 सेक्शन पीएससी और मिलिट्री और जो है सीआरपी इकट्ठा करो तो अतीक क्या रेट पड़ेगी, मतलब तो कम्युनिकेशन हो जाता था, खत्म बात नहीं। अच्छा, इच्छा शक्ति का भी अभाव रहा होगा लोगों में, दायित्व बोध नहीं रहा होगा लोगों को, नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि मैंने कोई अपना नहीं कर सकता, कोई कर सकता था। हमारे पास कोई 4 हाथ नहीं थे यार, रजनीकांत मिश्रा के पास 2 सर नहीं था, वो बहुत से आईपीएस वहाँ एसएसपी आईपीएस ही तो होते हैं, लेकिन रजनीकांत मिश्रा ही थे। मैंने उनसे कहा कि साहब 2 अफसर ये जो हैं, ये इन लोगों को आप बुला लीजिएगा और 2-3 एसओ को बुला के अपने घर पे आप करिए मीटिंग में, और किसी को कुछ पता ही नहीं चले कि मैंने आज कुछ है। हम पता लगाते हैं कि रजनी ये मैं कहाँ है, इनका लोकेशन क्या है वहाँ, और फिर हम जहाँ बताएंगे वहीं इन लोग भेज दीजिएगा, जाके पकड़ लिया जाएगा उन्हें। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये इसी पे सब चला मामला। एक हमारे सेक्टर अफसर थे कृपा शंकर सिंह, वो डीआईजी रिटायर हुए, वो एडिशनल एसपी हुआ करते थे, तो वो भी जाके एसएसपी साहब के पास बैठ गए। उनका भी माने विश्वास था और माने उनकी सहमति से सब हो रहा था। मेरे सुपरवाइजर वही थे तब। तो हमने फोन मिलाया अपने फोन से सीआईडी के, तो अतीक अहमद ने फोन उठाया और उन्होंने बताया। अच्छा, उस समय तो लैंडलाइन था, वही तो अतीक अहमद ने कहा कि वो तो नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अच्छा, आपके फोन को उसने रिसीव किया स्वयं, क्योंकि मैंने भी उसको पहचान लिया, उसने भी हमको पहचान लिया फोन पर, तो उसने कह दिया कि वो नहीं है और कहीं गए हुए हैं, 2-3 दिन बाद मुलाकात होगी। ये इन्वेस्टिगेशन मीनवाइल हमसे ट्रांसफर कर दी गई, माने धीरेन्द्र विवेचक बदल दीजिए, माने वो भी ऊपर से हेडक्वार्टर से ही हुआ। तो विवेचना बदलने की जब बात हो गई, तो एक जो बीबी पांडे जी थे, बहुत सीनियर इंस्पेक्टर थे और सबकी वहाँ जांचें वांचें वो सुपरवाइज करते थे, देखते थे, तो मुझे भी उनका विश्वास था, तो मैंने कहा इन्हीं से कराया जाए। तो वो अपना तैयार हो गए वो। तो हमने कहा सर अब आप बात करो और कहो कि धीरेन्द्र ऐसे इन्वेस्टिगेशन चेंज हो गई, मुझे आपसे बात करनी है। उन्होंने मिलाया तो एकदम फोन पे आ गया, बोला कि हाँ उसी नंबर बात हो गई। तो उसने कहा कि हाँ ऐसा है कि क्या कोई जुमा पड़ रहा था, कुछ था, बोले कि इसके बाद जो है आप फोन कर लेना, तो हम बता देंगे कि इस होटल में कहाँ मिलना है, तो आप आ जाना, हम आपसे बात कर लेंगे। बात खत्म हो गई, कंफर्म हो गया कि वो उसके लैंडलाइन फोन जहाँ लगा हुआ है वही है। तो वो चकिया में था ऑफिस उसका, माने जो है। तो हमने तुरंत अपनी जीप से हम लोग चल दिए, जो अपनी सीआईडी की जीप थी, इंस्पेक्टर लोग और थे, हमारे सहयोगी लोग थे। जब मैं हाई कोर्ट के सामने पहुंचा तो वहां से मैंने एसएसपी साहब को फोन किया कि सर अब आप लोगों को भेज दीजिए। अच्छा। ये टीम अपना 2 एसपी और 3-4 एसओ जो भी रहे हों, अब मुझे ठीक से याद नहीं, 3 एसओ थे कि 2 एसओ थे, वो गाड़ी लेके लोग पहुंच गए वहाँ। तो हमसे पूछा एसपी सिटी साहब ने, अभय कुमार साहब, इस समय हमको लगता है वो एडीजी हैं यूडब्ल्यू में। और तो उन्होंने कहा अच्छे आदमी है वो भी। तो उन्होंने पूछा कहाँ चलना है, रास्ता आइए मेरी गाड़ी में बैठ जाएगी। अच्छा, वो अभी नहीं जान पाएगी। हाँ, उस समय तक नहीं पता था ना, किसी को नहीं पता था, सबसे साहब का ही था। तो फिर मैंने उनसे कहा कि साहब चलिए, जब पुल पे चढ़े हम लोग, तो फिर उन्होंने कहा वहीं चलना है। ठीक है। तो राजीव शुक्ला साहब भी थे, वो भी अच्छे व्यक्ति थे, पीपीएस से थे, वो आईपीएस थे। तो हम लोग सीधे पहुंचे वहाँ पहुंचे तो एक जिप्सी खड़ी हुई थी, सीआरपी की जिप्सी थी, और अंदर यूनिफॉर्म्ड आदमी बैठा हुआ था। उससे वो उसका था चैम्बर शीशे का, तो दिख गया अतीक है, हमने देख लिया। तो हमने कहा मैं ही अंदर घुसा, आप सबसे पहले। हाँ, मैं ही अंदर गया, ये सब लोग बाहर थे। मैंने जाकर उससे कहा कि मैं अतीक, मिस्टर अतीक, मैं धीरेन्द्र है, आपको पकड़ने आ गया। तो प्रयास कर ही रहा था मेरे को, मैंने कहा आपको गिरफ्तार किया, खड़े हो जाइए। वो आईजी साहब बेचारे ऐसा सहम के भागे, माने अजीब सी स्थिति हो गई। हमने कहा आप जाइए, अपना गाड़ी पर बैठ के चले गए। तो बिहार के रहने वाले थे, संभवतः आए थे, तो आईपीएस अफसर ही वो आईजी थे, भागे वहां से। हाँ, जहाँ तक मुझे याद है आईपीएस थे। तो वो अपना वहां से भागे और इसके बाद हमने अतीक को उठाया, गाड़ी में बैठाया, लेके फिर हम लोग आ गए सिविल लाइन थाने, जहाँ की घटना। अच्छा, अब जब आपने बोला कि उठो, हाँ उठो, हाँ, तो फिर प्रतिरोध नहीं किया, कुछ प्रतिरोध नहीं किया, ना एकदम नहीं, उठिए, गिरफ्तार कर दिया आपको। अच्छा, अभी देखिए इतनी ताकत होती है माफिया के, माने अरे उठो, खड़े हो जाओ, आपको गिरफ्तार किया, चलो। तो अपना साथ चल दिया, गाड़ी में बैठाया और लेके चल दिया। हम लोग पूरा काफिला आ गया सिविल लाइन से उसको वहाँ। अच्छा, उस समय उनका कोई हुजूम अतीक का कोई नहीं, कोई आया नहीं, कोई विरोध नहीं। सुनिए तो बात, उनको ले आके थाने बैठाया, तुरंत हमने ओन इनिशिएशन पर मैंने एसपी साहब से कहा कि इनके घर की तलाशी लेंगे। अच्छा, उन्होंने कहा ठीक है। हमने कहा तो खुलदाबाद में था, इंस्पेक्टर खुलदाबाद उस समय थे, उनको उन्होंने कहा तुरंत आप पहुंचिए, मदद करिए। वो आ गए, हमने घेर के सर्च लिया, कोई विरोध नहीं, मैंने कहा तलाशी लिया। इनके पिता थे, वो इनके पिता ही सब, अतीक के जो फादर थे, पता नहीं जिंदा है कि मर गए, मुझे नहीं पता, वो सब इनका जो लीगल था, वो अपना जाना, पैरवी करना, ये सब करना उनका काम था, पुलिस से लड़ना।
तो जब उनके घर की तलाशी लिया तो उसमें एक राइफल मिल गई, वो कहीं बाहर की थी और कुछ प्राइवेटेड बोर के कार्टिजेस थे, मुझे लगता है कि वो 9mm के थे, जो माने सामान्य व्यक्ति को नहीं होने चाहिए। तो वो ले लिया, तो उनके पिता को पकड़ लिया गया, क्योंकि पिता ये थे घर में, उन्हीं के पोजीशन में था, तो पिता अभियुक्त हो गए, उनको लाके खुल्दाबाद थाने में उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया गया और ये वहां हुए, दोनों लोग जेल गए, दोनों लोगों को जेल भेजा गया। बाद में उसमें कुछ दिनों तक मैं रहा, 482 वगैरह इन्होंने किया माननीय उच्च न्यायालय में, तो उच्च न्यायालय ने केस डायरी मांगी एक बार, जो है मैं केस डायरी किसी को दे नहीं रहा था, अपने पास ही रख रहा था, कहा भी गया था कि जो चीजें मालूम होगी तो एविडेंस को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो अब हाईकोर्ट जज ने बुलाया अपने चैम्बर में, बुला के मुझसे कहा कि केस डायरी आप रख दो। उन्होंने पूछा भी कि अतीक कौन है, ये अतीक अहमद। तो मुझे पहले अपने मन में हंसी आई, इसलिए कि जो जज साहब थे, अब मुझे नहीं कहना चाहिए, न्यायपालिका को संरक्षण है, संवैधानिक संरक्षण है, वो जब नहीं थे अपने माने जज के पहले जो उनका जीवन था उसमें पता था मुझे कि उनका उससे एफिलिएशन है। मुझसे पूछ रहे थे कि अतीक अहमद कौन है, तो मैं ठीक है, हमने केस डायरी वहां रख दिया। बाद में वो जज साहब एक भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा रिटायर होने के बाद पकड़े गए। अच्छा। हाँ, हाईकोर्ट जज, मतलब प्रकृति ने दंड दिया उनको, माने पकड़े गए। उसमें तो नहीं भाई, हम लोग हमारी क्या हैसियत थी, मैं इंस्पेक्टर था, हाईकोर्ट जज, वो मांगे कोई भी केस डायरी जज मांगेगा देना ही पड़ेगा, उनका अधिकार है। लेकिन जब मेलाफाइड इंटेंशन से कोई करता है तो मालूम रहता है, तो अपना मन अंदर से हिलता है कि ये है। तो बहरहाल खैर वो सब हुआ, चलता रहा, और इसके बाद फिर मेरा वो तफ्तीश को ट्रांसफर कर दिया लोगों ने इलाहाबाद सेक्टर से CIS सेक्टर, माने लखनऊ को। अच्छा। यूनिवर्सिटी से नहीं ट्रांसफर हुई इनकी गिरफ्तारी के बाद। जी। फिर उसका क्या हुआ मुझे नहीं पता, वो इंस्पेक्टर साहब भी फिर रिटायर हुए, वो हमारे बैच के थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है उस केस का क्या हुआ, मुझे नहीं पता। और फिर हम लोग रहे, तो बल्कि जब ये इन्वेस्टिगेशन मैं कर रहा था तो उसी बीच एक बार मैं, क्योंकि बनारस में मेरी माताजी रहती थी, परिवार रहता था, मैं आता जाता था वहां से CID के अपना काम करके, अधिकारियों की अनुमति से मैं आया जाया करता था। तो उन्होंने 1:30 बजे करीब हमारे यहाँ फोन आया रात में, और जब मैंने फोन उठाया तो उसने बताया मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ और अतीक अहमद के बारे में कुछ आपसे बात करनी है। तो थोड़ा वो हुआ कि 1:30 बजे रात में कोई मेरा शुभचिंतक बोल रहा है, अतीक अहमद के बारे में बात करना चाहा, मैं समझ गया। तो मुझे जो महसूस हुआ प्रथम दृष्टया, वो मैं ये समझ पाया कि हो सकता है मेरे बारे में पता लगा रहा हूँ, मेरी उपस्थिति के बारे में। तो मेरे पास एक राइफल थी जो दूसरे कमरे में रखी हुई थी घर में। तो फिर मैं पहले टार्च लेके, बाउंड्री थी नहीं जहाँ हम लोग रहते थे घर में, तो जलाया वलाया ऐसे ऐसे करके, उसके बाद देख लिया कुछ नहीं, तो जाके राइफल लाके अपने बेड के पास रख के फिर सोया मैं। तो इतना तो मुझे ही चैतन्य होना पड़ा उसी बीच। हमने उसको डांटा उठा फोन पर, हमने कहा कि तुम वास्तव मेरे शुभचिंतक हो, तो ये कोई तरीका छोड़ना बात करने का, तुम मेरे सामने आ जाओ, माने सुबह आ जाओ, अभी आ जाओ, जहाँ कहो वहाँ मैं आ जाऊँ। फिर मैं गुस्से में उसको बताया कि मैं कैसे आता हूँ, कैसे जाता हूँ इलाहाबाद, तुम बता देना अतीक अहमद को, जो मेरा करना होगा बिगाड़ लेगा। एक दिन हमारे मोहल्ले में एक दुकान थी, वो भी अब बेचारे मर गए, जो दुकान से हमारे घर वाले सामान लाते थे वहां से, तो उनको जैसे महीने भर का आया, फिर जाके पैसा दिया है। उस पे जाके सबों ने मेरे बड़े बेटे के बारे में पूछा कि वो कहाँ पढ़ता है, लड़का उनका राय साहब का। तो पहले उसने हमको बताया, कहा कि ऐसे ऐसे भैया कुछ लोग आए थे, पूछ रहे थे। तो हमने उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, मैं तो समझ गया कि यही बदमाशी है, तो मैंने कहा यार एक आदमी है, वो इंस्पेक्टर साहब थे, उनका देहांत हो गया, वो शादी लोग करना चाहते हैं छोटे बड़े बेटे की, इस कारण वो पता वता लगा रहे। तो मैंने सोचा कि पैनिकी में होगा तो इधर उधर तो बातें फैलेंगी, और यही बात आगे मैंने अपने घर में बताया कि ऐसे ऐसे कन्हैया की दुकान पर कोई गया था, वो लोग पता वता कर रहे हैं दीपू के बारे में, तो बताइए अभी क्या इंटरमीडिएट में पढ़ रहा है, अभी क्या शादी करेंगे। हमने इस तरह न्यूट्रलाइज किया मामला। हालांकि फिर ये बात आगे बढ़ी नहीं, उन्होंने हमको फिर कोई अदरवाइज कोई बात नहीं हो पाई, और फिर मेरा CBI में अल्टीमेट डेपुटेशन पर मैं चला गया वहां से। ये बात है 99 की है। तो फिर उस केस में क्या हुआ, किसने इन्वेस्टिगेशन किया, उसका क्या रिजल्ट है, ये मुझे पता नहीं है। देखिए भाई, मैं बता दूं आपको, हमारा जो अब तक का अनुभव है 75-76 से इसमें पुलिस सेवा में मैं आया सब इंस्पेक्टर के रूप में, 2015 अक्टूबर में मैं रिटायर हुआ। और परमात्मा की कृपा से, परमात्मा ने हमको निमित्त बना के
अच्छी अच्छी संस्थाओं में काम करने का अवसर दिया। आप समझ लें कि स्टेट में स्टेट सीआईडी में काम किया, स्टेट विजिलेंस में काम किया, स्टेट एसटीएफ में काम किया, क्राइम ब्रांच में काम किया जी। और अब इन्वेस्टिगेशन की जो सुप्रीम एजेंसी है अपने देश की, उसमें भी भगवान ने 7 साल मुझे सीबीआई में काम करने का अवसर दिया था। मेरा अनुभव तो यही कहता है जी कि प्रजातंत्र में जी सत्ता शीर्ष पे बैठे व्यक्ति अगर अच्छे विल पावर के हों, अच्छी नीयत के हों जी, तो माफिया का जन्म ही नहीं हो सकता। माफिया का जन्म बिना सत्ता शीर्ष पे बैठे लोगों के संरक्षण के होता नहीं। माने अच्छा, दूसरी बात, एक तंत्र है, उस तंत्र को भी तोड़ना होगा। देखिए, इस समय वर्तमान मुख्यमंत्री जी निश्चित रूप से उनका भय है, लोग डर रहे हैं और अपराधियों में भय व्याप्त है। पुलिस भी खूब एक्टिव काम कर रही है सक्रिय होके माने, और बहुत अनुकूलन है पुलिस के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, अपराधियों से निपटने के लिए, जैसा मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी से है जो हम देखते हैं, सुनते हैं। जी हाँ, जी हाँ। लेकिन जरूरत जो है इस समय वो ये है कि तंत्र को तोड़ा जाना चाहिए। अब देखिए, ब्यूरोक्रेसी में भी, विधायिका में भी, जुडिशरी में भी, पुलिस में भी, पुलिस को हम ब्यूरोक्रेसी के साथ ही जोड़ते हैं जी। जो गड़बड़ लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके, जैसे माफिया रगड़ा जा रहा है, माफिया को डील किया जा रहा है, वैसे उनको डील किया जाना चाहिए। तभी फिर इस तरह की बातें रुकेंगी, डिस्करेज होंगे लोग माने। अन्यथा भाई एक माफिया मरेगा, दूसरा क्या होगा, दूसरे को लोग बना देंगे, रक्त बीज की तरफ दूसरा लोग बना देंगे, तीसरे को बना देंगे। आज से थोड़ी ना चला रहा, रावण से लेके उस काल से लेके तमाम लोग है कि नहीं माने, तमाम बदमाश मरे पैदा हुए। तो जरूरत है तंत्र को सुधारने का। तंत्र को सुधारने का मतलब, अब आपको मैं बताऊं, गाजीपुर जनपद का 84 का सैदपुर के मर्डर के मामले का परसों मुझे सम्मन आया है। राजेश्वर सिंह बनाम, राजेश्वर सिंह क्या मखलू सिंह का ही नाम था शायद, है ना, शायद। तो वो मर भी गए हैं। मर्डर का मुझे सम्मन आया है और मुझे 13 तारीख को एविडेंस देने जाना। अब बताओ, 84 का मामला है और ये हम 2023 में आ गए। तो अब इसको भी जुडिशरी को अपना ही आत्मावलोकन करना होगा। तो अपना आत्मावलोकन करके सबको करना होगा, अधिवक्ता से लेकर के उनको। सत्य यही है कि देखिए, मतलब जरूरत इस बात की है कि एक दूसरे पर कीचड़ उछाला जाए, क्या इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत इसी बात की है कि व्यक्ति को दायित्व बोध हो। दायित्व बोध कैसे बढ़ाया जाए लोगों को, माने समाज में, सेवा में, पुलिस में भी लोग हमारे आपके घर से जाते हैं, है कि नहीं। तो जरूरत यही है। और तंत्र में लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से इस समय माफियाओं के साथ सख्ती की जा रही है, वैसे ही अगर कोई एसोसिएट ब्यूरोक्रेट मिलता है, कोई एसोसिएट पुलिस का अफसर मिलता है, उसको थ्रेस कर दिया जाना चाहिए। थ्रेस करो ताकि आगे से फिर कोई ऐसा काम न करे, है कि नहीं। होता यह है कि जो इस तरह के लोग करते हैं, जो जैसे पुलिस में चाहे ब्यूरोक्रेट चाहे जो भी करते हैं, वो टॉप वाले का मुंह देके करते हैं कि वो चाह रहे हैं इसलिए ऐसा करते हैं, इसलिए नहीं उनका कुछ होता है। यही ना, तीसरों के ट्रांसफर होने का क्या मतलब है भाई, चलेंगे वहां जाएंगे तो अपना चलते हैं, तो सब अपना इंटरेस्ट सर्व करते रहते हैं, तो इसीलिए वो सर्वाइव करते हैं, बचते हैं। इसीलिए आज अतीक और मुख्तार अंसारी जो भी है इस श्रेणी के लोग, यही है। दोस्तों, यह है धीरेन्द्र नाथ राय, जिन्होंने हमें समय दिया और एक ही मामले पर चर्चा हुई है। तमाम ऐसे मामले हैं जिस पर साहसपूर्ण पहल करते हुए इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया और वर्दी की जो संहिता है, वर्दी का जो धर्म है, बगैर किसी भेदभाव के उसका निर्वहन किया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो राय नहीं। आप बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको ये अवसर दिया। आपके दर्शकों को मेरा सादर राम राम, सादर आभार, नमस्कार।